हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप की लेटेस्ट वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई हुई है वो जो टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। आज जो भी बचे हुए रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप बिना देरी किए हुए ध्यान से इसे समझें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनके बीच का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको ये टर्म हेल्प करने वाली है। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की ही बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज चार्ज ऑन अ सर्विसेज, जो कि सर्विसेज पे चार्ज होता है, जिसको पार्शियली या फुल्ली हम किसी और पे शेयर कर सकते हैं, किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, आप उन्हें किसी और पे, अनदर पर्सन पे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका जीएसटी है, वैट है, ठीक है, और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है। सो दीज काइंड ऑफ टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो सब्सिडी भी आप जानते हैं। सब्सिडी का मतलब वो होता है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है किसी भी कमोडिटीज पे, किसी भी गुड्स पे, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि एक देश की घरेलू सीमा। ठीक है, और ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ये पॉलिटिकल टेरिटरी भी होती है, ये हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। जरा सोचिए, एक देश के अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं या जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे रेलवेज है, हमारे यहाँ पे आपका एयरवेज है, हमारे यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वो सब का सब क्या कहलाता है? आपका डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो चीज़ें इवेंट्स होते हैं, लाइक इलेक्शन है या कुछ भी है, तो आप इनसाइड अ कंट्री ही तो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये सब का सब क्या कहलाता है? आपका डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जरा सोचो, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कौन? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है देश के सामान्य निवासी। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो सभी लोग नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो एक देश में रहते हैं या रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रह के ही अपनी सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनसाइड अ कंट्री वो मैनेज करते हैं। जैसे हम सभी लोग, हमने देश में ही जन्म लिया, हम लोग देश में ही रहते हैं और यहाँ पे रह के ही अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैनेज करते हैं और करते हैं। तो हम लोग क्या हैं? नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रेजिडेंट इन्हीं को कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, एक ऐसा पर्सन जो ना तो देश में जन्म लेता है और ना ही वो देश में रहता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इनसाइड आवर कंट्री नहीं है बल्कि आउटसाइड योर कंट्री है, यानी आपके देश के अतिरिक्त अन्य देशों में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैनेज होता है, मेंटेन होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल से समझते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और आपका नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट की बात करूं तो नॉर्मल रेजिडेंट में सपोज इंडिया में कनाडा की एम्बेसी है और वहां पे जो काम करने वाले इंडियंस हैं, ध्यान रखिएगा, एम्बेसीज का मतलब होता है जो भी हमारे विदेशी दूतावास होते हैं उनको हम एम्बेसीज कहते हैं। जिन देशों से हमारे बिजनेस रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, या जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, उन सभी देशों के दूतावास या तो आपके देश में है या फिर हमारी एम्बेसीज उन देशों में है। तो इसी तरीके से कनाडा की एम्बेसी इंडिया में है और उस एम्बेसी में इंडियंस लोग काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो इंडियन लोग जो वहां पे वर्क करते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे एक एग्जांपल देखें कि अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, ठीक है, और वहां पे काम करने वाले जो अमेरिकन हैं जो इंडियन एम्बेसी में जॉब करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो इंडिया के लिए क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपको काफी हेल्प करेगा आपको समझने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जाना नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी
एंड रियल जीडीपी। देखो ना, ये होता है कि नॉमिनल जीडीपी वो है जिसको हम करंट प्राइस के बेस पे मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अगर एक अकाउंटिंग ईयर में देश की घरेलू सीमा के अंदर यानी इनसाइड अ डोमेस्टिक टेरिटरी अगर आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करते हो वो भी करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे, सो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पे रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी आर दोज व्हिच कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। ठीक है, अगर एक एग्जांपल से समझे, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में देश की घरेलू सीमा में अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को या वैल्यू को मेजर करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे, सो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। वो आपका क्या कहलाएगा? रियल जीडीपी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी आप करंट ईयर प्राइस के बेसिस पे मेजर करते हैं, जबकि जो आपका रियल जीडीपी है उसको बेस ईयर प्राइस के बेस पे मेजर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अगर मैं सिर्फ जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसी भी देश की जीडीपी का बढ़ने का मतलब क्या है? अगर देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उस कंट्री में वेलफेयर के काम भी बहुत हो रहे हैं, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे सभी लोग एजुकेट हो रहे हैं, सभी लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं आपके? ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी। ध्यान रखिएगा, ये जीडीपी के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट को दर्शाता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जीडीपी अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है। कैसे? लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा हो पा रही है, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? एक अच्छे वेलफेयर को दर्शाती हैं। और जिन कंट्रीज़ की जीडीपी अच्छी नहीं है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, वहाँ पे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी पुअर है। आप कह सकते हो कि और जो भी जो रिक्वायरमेंट होती है जिस तरह की फैसिलिटीज़ की, वो चीज़ें भी वो ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीडीपी और वेलफेयर, और आपने देखा ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करने वाले हैं, आपकी नॉलेज को बहुत इन्हेंस करने वाले हैं। आप इसे ज़रूर समझिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली आप कमेंट करें, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप इस तरह की कंटेंट को डिलीवर करें, उनको उन तक पहुँचाएँ ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।